हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी जो आज की हमारी एक सीरीज है, ठीक है, सीटेट दिसंबर 2024 की, उसको हम लोग यहाँ पर में कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक यहाँ पर में कुछ टेक्निकल इशू आया है मेरे तरफ से, जो है वो लाइव आप लोगों का ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो मैं लाइव हो चुका हूँ, बट यूट्यूब के ऊपर में मैं लाइव दिख रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा जो सेशन है उसको। चलिए, आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर है वो बता दीजिए। ज्यादा मैटर ये करता है, बाकी जो टेक्निकल इश्यूज है उसको हम लोग जो है बाद में इधर में सॉल्व कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग यहाँ पर में अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े तो पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहा जाता है? जैविक खेती। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बार आ चुका है। इवन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, अगर जैविक खेती की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों की एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसके अंदर में कोई आप लोग केमिकल का, कोई एक ऐसी चीज जो नेचर के विरुद्ध हो, उसका आप इस्तेमाल नहीं करते। तो केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं करोगे ऑर्गेनिक के अंदर में, भाई आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करोगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, ये गलत है कि आप उपज को बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, आसान भाषा में समझाता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए कि एक बीज है, ठीक है, वो जो है उसको बढ़ने में, उसको पौधा बनने में और जो है फल देने में मान लीजिए कि 1 साल का समय लगता है। अगर आपने उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिए तो हो सकता है वो 4 महीने में ही एकदम पेड़ बन जाए और ज्यादा फल देने लगे। लेकिन वो उसके बीज के साथ आपने छेड़छाड़ की है, साइंटिफिकली उन बीजों के साथ छेड़छाड़ किया आपने। वो नेचुरल तो है नहीं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उसके कुछ नुकसान हो बाद में जाकर, ठीक है। हमारे भारत के अंदर कॉटन वगैरह उगाया जाता है, उसके जरिए कॉटन उगाया जाता है, बैगन उगाया जाता है, बहुत सारी चीजें उगाई जाती है उसके जरिए, ठीक है। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाले जो फ्रूट्स होते हैं या जो चीजें होती है उसको पसंद नहीं करते। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले बीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैविक खेती मतलब पूरी तरह से नैसर्गिक, ठीक है, पूरी तरह से नेचर से। ओके, ओनली प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हैज बीन अलाउड इन इंडिया। नहीं, मैंने अभी आपको बताया बैगन उगन भी उगते हैं, बहुत सारी चीजें उगती है। आप लोग कई सारी चीजें खाते होंगे आप लोग भी, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या अलग अलग चीजों से होते होंगे। तो ओनली बोलकर ये गलत कर दिया, क्योंकि सिर्फ कॉटन नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को अनुमति है भारत के अंदर में करने की। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, कि नेचुरल मैन्यूअर्स, ठीक है, जो प्राकृतिक खाद होती है उनका इस्तेमाल करेंगे, और प्राकृतिक जो पेस्टिसाइड्स है, जो प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। कोई केमिकल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है आप लोगों का, इसके ऊपर में बेस्ड जो है आप लोगों से क्वेश्चंस कई बार आते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को, आप देख सकते हो ये इस तरीके से यहाँ पर में दिया हुआ है। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप सभी लोगों को जितने भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और जो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें, ये टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध कराई गई है। जितने भी बच्चे हैं, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को वहां पर में मिल जाएगा। तो जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि की बात करें फ्रेंड, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें कोई भी आप लोग जो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया है, देखिए उसी का स्क्रीनशॉट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का, कि सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी, लवणता, मतलब पानी में कितना जो है आप लोगों का बेसिकली नमक है, ठीक है। तो इसको गिना जाता है कि 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितने ग्राम नमक मौजूद है, क्या इससे गिना जाता है? द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 40 पार्ट्स पर 1000। मतलब कि हर 1000 जो ग्राम पानी है, ठीक है, उसमें 40 ग्राम नमक रहता है। इसका ये मतलब है, ये इस क्वेश्चन, इस पॉइंट का। तो क्या ये सही है? देखिए, पहली बात अगर मैं आप लोगों से कहूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का सैलिनिटी की डेफिनेशन क्या है, तो सैलिनिटी की डेफिनेशन यहां पर में जो है वो सही दी हुई है आप लोगों की, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि भाई आप लोगों का लवणता जो है वो 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितना ग्राम नमक मौजूद है, इसी को लवणता या सैलिनिटी कहा जाता है। लेकिन जो आप लोगों का सैलिनिटी है, एवरेज सैलिनिटी, मतलब पूरे समुद्र के पानी को अगर हम मिला दे, ठीक है, हाइपोथेटिकली अगर पूरे समुद्र के पानी को मिला दे, तो उसकी एवरेज लवणता या एवरेज सैलिनिटी कितनी बनेगी? 35 बनेगी। ये एनसीईआरटी में दिया है, 40 नहीं बनेगी, ठीक है, 35 बनेगी। ये एनसीईआरटी पॉइंट है, इसी वजह से ये गलत है। बट अब सवाल ये उठता है, आपसे पूछा गया है, आपसे इनकरेक्ट वन पूछा है, आपसे गलत वाला पूछा है, तो आंसर इसका ए होगा, ठीक है। आपसे क्योंकि गलत वाला पूछा था, तो जितने भी बच्चे जिन्होंने आंसर लगाया है बी, उन सबका गलत हो गया। देखिए,
आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर में ए। 25% लोगों ने ही आंसर लगाया, केवल 25% लोगों ने। देखिए तो यहां पर मैं गलती कहाँ हो गई? आप लोगों से कितने लोग थे जिन्होंने इनकरेक्ट देखना भूल गए थे या उसकी वजह से गलत हुआ है? हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी से। और अगर आप चाहते हो कि एग्जाम के लिए ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करवा दूं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की, तो आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है और सेशन को लाइक जरूर कर देना है। मैं इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवा दूंगा ताकि आपका करेक्ट वन, इनकरेक्ट वन, नॉट, ये सारे जो क्वेश्चन है उन सबके, देखिए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इनकरेक्ट नहीं देखा था। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, ताकि और भी इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दे रहे। तो आप देखिए, क्या आप जानते हैं एनसीईआरटी के डू यू नो में दिया हुआ है, सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट, ग्राम में कितना, हर 1000 ग्राम में कितने ग्राम नमक मौजूद है उसको बोलते हैं। और यहां पर में एवरेज सैलिनिटी कितनी है आप लोग लिखे होंगे जल्दी से। औसत लवणता कितनी है हमारे जितने भी समुद्र है उनकी औसत लवणता आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी से, सभी लोग लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच विजय गुप्ता जी। ना फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं सीटेट जो 2013 का क्वेश्चन और बहुत सारे और भी अलग अलग एग्जाम में, इवन DSSB के अंदर में ये क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट के अंदर में, गौतम बुद्ध ने इच्छा और लालसाओं की प्यास को किस प्रकार वर्णित किया है? गौतम बुद्ध का कहना था कि आपकी जो इच्छाएं है, ठीक है, जो अपेक्षाएं है और पाने की जो इच्छा होती है आपकी, और चाहिए वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, उसको गौतम बुद्ध ने क्या नाम दिया है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आपको वैसे तो आपके दुख का कारण है आपकी इच्छा है, जो बहुत ज्यादा इच्छाएं रखते हैं ना हम लोग, वो हमारे दुख का कारण है। ये इच्छाएं अगर पूरी हो भी जाए तो भी आप एक नई इच्छा पाल लोगे। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, गौतम बुद्ध की बात से? एग्री करना ही पड़ेगा, तुम गौतम बुद्ध से बड़े थोड़ी हो गए। ठीक है, अपन तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि भाई गौतम, जो हमारी इच्छाएं है वो हमारे दुख का कारण बनती है, क्योंकि अगर वो नहीं मिलता है हमें तो दुख होता है। अगर वो चीज मिल जाती है, मान लो आपको जो है एक कार चाहिए, आपको एक कार मिल गई, तो अब आप क्या चाहोगे कि उससे बड़ी वाली कार मिल जाए। एक घर हो गया आपका, तो आप चाहोगे उससे बड़ा वाला घर हो जाए। किसी और का घर देख लोगे और ज्यादा फर्निश्ड है, तो आपको वैसा वाला चाहिए होगा। तो वो इच्छाएं बढ़ती जाती है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और यही दुख का कारण है, और गौतम बुद्ध ने इसको तान्हा कहा है, तान्हा। ठीक है, सी 33% लोगों ने केवल आंसर दिया है फ्रेंड सही यहाँ पर में। ठीक है, इतने सारे बच्चों में से अब मुझे उम्मीद है कि अगले बार आप लोगों को याद आएगा। तृष्णा नहीं, उसको ताना कहा है उन्होंने। ठीक है, ये जो थ्रस्ट है इसको उन्होंने तान्हा कहा है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध का कहना है, ठीक है, कि आपकी जिंदगी में दुख है, दुख का कारण क्या है, अनहैप्पीनेस का दुख का कारण क्या है? आपकी क्रेविंग्स, आपकी डिजायर, आपकी लालसा, आपकी इच्छा। जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा लालसा की वजह से ये दुख है। अगर आप लोगों की जो है इच्छा पूरी भी हो जाए तो हमको और चीज चाहिए होती है, इवन मोर चाहिए होता है, और चीजें चाहिए होती है। इसी चीज को जो है गौतम बुद्ध ने तान्हा कहा है, तान्हा। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, तान्हा कहा है उन्होंने। ठीक है, तान्हा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए गौतम ये बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या है? ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या है? तान्हा, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? तृष्णा कहते हैं। तान्हा को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? तृष्णा, जो और चाहने की जो इच्छा होती है हमारी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने इस तृष्णा का नाम दिया है तान्हा। ठीक है, तृष्णा मतलब ही होता है, ठीक है, ठीक है, तृष्णा मतलब ही होता है इच्छा, बहुत सारी इच्छा है, और ज्यादा इच्छा है, लालसा है, तो उसको गौतम बुद्ध ने तान्हा कहा है। अदरवाइज यहाँ जब ऑप्शन में तान्हा नहीं है तो हम तृष्णा लगाएंगे, सबसे क्लोजेस्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे फ्रेंड जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आप लोगों को जो है सारी की सारी चीजें मिलती रहे। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, ये डायग्राम भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित जो डायग्राम दी गई है आप लोगों को, उसके अनुसार क्या दर्शा रहा है। ये डायग्राम क्या बता रही है आपको, ये डायग्राम से आप क्या समझ पा रहे हो? देखिए यहाँ पर मैं जो डायग्राम दी गई है आपको, यहाँ पर मैं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा दिखाए गए हैं। तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और ये पानी दिख रहा है आसपास में पृथ्वी का। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो है नहीं है, ये आपका ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा में भी कौन सा वाला है? ठीक है, ये नीप टाइड है, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, लघु ज्वार भाटा, तो नीप टाइड इसको कहा जाएगा। क्यों, समझिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी पृथ्वी, ठीक है, और सूर्य, ठीक है, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, ठीक है, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, यहां पर में हमारी पृथ्वी, यहां पर में सूर्य और एक चंद्रमा, तो उस समय में बनता है स्प्रिंग टाइड। ठीक है, सेम लाइन में जब आते हैं, सेम लाइन के अंदर में जब आ जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सेम लाइन के अंदर में जब आ जाते हैं, उसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, स्प्रिंग टाइड, जिसको आप लोग बृहद ज्वार भाटा भी कह सकते हो। लेकिन जब ये एक आपका ट्राइंगल टाइप का बनाते हैं, यहाँ पर में सूर्य है मान लीजिए, यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पर में चंद्रमा है, तो एक देखिए यहाँ पर में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
है ना। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन जाता है ना, इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप लोग कहते हो नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, इसको कहते हैं लघु ज्वार भाटा, अगर राइट एंगल बना रहा है तो। यहाँ क्या राइट एंगल बन रहा है, आप देख लीजिए, खुद से देख लीजिए आप लोग, क्या यहाँ राइट एंगल बन रहा है, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए ये राइट एंगल बन गया। ओके, राइट एंगल यहाँ पर मैं बन गया, तो इसको कहा जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का नीप टाइड। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर सीधी लाइन में होती, अगर ये डायग्राम ऐसी दी होती कि ये सन है, ठीक है, यहाँ पर में ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर में मून है, तो इसको आप लोग क्या नाम देते, इनमें से क्या आंसर लगाते आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ आप लोग, अगर ये वाला होता डायग्राम तो आप लोग क्या आंसर लगाते, उस समय आप लोग आंसर लगाते स्प्रिंग टाइड। ठीक है, बृहद ज्वार भाटा बोला जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और एक बार दबा के यार हर जगह पे जहां भी आप शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग, ताकि जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे साथ में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ सके, और हम लोग एनर्जी के साथ में, और ज्यादा एनर्जी के साथ में जो है क्लास को ले सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर में बृहद ज्वार भाटा, ठीक है, यहाँ पर में ज्वार भाटा तब उत्पन्न होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा चतुर्भुज की स्थिति में मिलते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर में चतुर्भुज जो है फ्रेंड्स, ये एक क्वाड्रेचर जो है ना, यहाँ पर में जो दिया गया है, ओके, ये गलत है। यहाँ पर में चतुर्भुज, यहाँ पर में होना चाहिए था आप लोगों का कि ये ट्राइंगुलर स्थिति में मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से मिलते हैं, तो नीप टाइड इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की स्थिति में जब मिलते हैं उसको नीप टाइड कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग, नीप टाइड कहा जाता है। ओके नाउ, और सीधी रेखा में जब होते हैं तब उसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। नाउ अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन जहाजों को नेविगेट करने में मदद करता है। ये टाइड होता क्या है, वो कपड़े धोने वाला पाउडर नहीं। टाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक जगह जब पानी ऊपर बढ़ता है तो इसको हाई टाइड बोलते हैं, जो पानी का स्तर नीचे जाता है। ठीक है, ये समुद्र का स्तर है मान लीजिए, और समुद्र का स्तर थोड़ा पानी का लेवल कम होता है तो उसको जो है आप लोग लो टाइड कहते हैं। तो जहाजों को नेविगेट करने में कौन मदद करता है, तो भाई हाई टाइड, लो टाइड, या फिर आपका जहां पर में पानी गर्म होता है, जहां पर में पानी ठंडा होता है, क्या होता है, तो हाई टाइड मदद करता है। कैसे, देखो, मान लो ये आपका टाइटैनिक जहाज है। ठीक है, ये आप हो, ये आपकी वो मैडम है, क्या नाम था उसका, ठीक है, आप दोनों हो ये टाइटैनिक में। अब पानी का स्तर यही तक है, तो आप, और जमीन यहां से लग रही है, तो आपको और आपकी मैडम को उतर के यहाँ से पैदल 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 तुबड़ुक 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 जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पे ये पानी का स्तर यहां तक बढ़ जाए, ठीक है, पानी का स्तर यहां तक बढ़ जाए, हाई टाइड आ जाए, तो आपका आपका जहाज जो है वो यहां तक पहुंच पाएगा, आगे तक पहुंच पाएगा, आपका जहाज यहां तक पहुंच पाएगा, और फिर जमीन में यहां से उतर के मस्त है कि आप अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाओगे आगे में, है ना। तो हाई टाइड क्या करती है, हाई टाइड पानी का स्तर बढ़ाती है। ठीक है, हाई टाइड जब आती है तो पानी का स्तर बढ़ाती है, जिससे कि आपको जहाजों को नेविगेट करने में, जहाज चलाने में आसानी होती है। ठीक है, जहाज चलाने में आसानी होती है, तो हाई टाइड जो है वो नेविगेशन के अंदर में, शिप को नेविगेट करने में, शिप चलाने में, शिप को आगे बढ़ाने में मदद करती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हाई टाइड जो होता है देखिए हाई टाइड क्या करता है, पानी के स्तर को बढ़ाता है, तो पानी का स्तर जब बढ़ता है तो आपका पानी, आप ज्यादा दूर तक जा सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो हाई टाइड है वो मछलियों को भी लेकर आता है अपने साथ में। ठीक है, तो मछलियों को भी ज्यादा किनारे तक लेकर आएगा। देखो मछली पहले यहाँ पर में थी, मछली जल की रानी है। ठीक है, यहाँ पर में मछली, मछली, ठीक है, मछली का एक विंग, इधर में विंग मछली का, और मछली की पूंछ। ठीक है, तो अब मछली जो है यही तक थी, अब हाई टाइड आएगा तो मछली ज्यादा किनारे तक आएंगी, तो मछली पकड़ने में भी आसानी मदद करता है आप लोगों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, बिल्कुल साक्षी कौशिक जी, बिल्कुल सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पर में इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सक्सेस किट का फॉर्म नहीं भरा है वो लोग जल्दी जल्दी से सक्सेस किट का फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो आप सभी को मिलेगा सक्सेस किट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अरेबिक वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के समय में अरबी भाषा में काम होता था। भाई पहला ही पॉइंट गलत हो गया यहाँ पर में, क्योंकि अरबी नहीं, फारसी भाषा में काम होता था, फारसी, फारसी भाषा में। ठीक है, पर्शियन बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर में, पर्शियन। ओके, पर्शियन भाषा में या फारसी भाषा में काम होता था, अरबी में नहीं। ठीक है, तो गलत वाला पूछा है ना आपसे, तो पहला ही पॉइंट गलत हो गया आपका। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के समय में जो कामकाज होता था, ठीक है, आज से करीब 800 साल पहले,
ठीक है, भारत के अंदर में जब दिल्ली सल्तनत थी उस समय में भारत में फारसी भाषा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाने की जो भाषा थी फारसी भाषा थी। ठीक है, कॉइन्स जो है वो जो ढाले जाते थे, जो सिक्के डाले जाते थे दिल्ली सल्तनत के समय में, उनको देहलीवाल बोला जाता था। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि देहलीवाल क्या था। बताओ देहलीवाल मतलब क्या था? किसी का नाम था कि देहलीवाल? दिल्ली वाले का नाम था कि देहलीवाल? केजरीवाल का छोटा भाई? नहीं, देहलीवाल मतलब सिक्के, दिल्ली के सिक्के। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर में 1206 से लेकर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1206 से लेकर 1210 तक जो है शासन किया उसने, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का बन सकता है कि दिल्ली जो है वो पहली बार शासन किसके समय में राजधानी बनी थी? ये पॉइंट सही है तो आप लोग मुझे आंसर आप लोग करके करेंगे कमेंट के अंदर में, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ये आंसर, अगर ये पॉइंट सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि भाई दिल्ली पहली बार राजधानी किसके समय में बनी थी? आप लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ए इज द जो है यहाँ पर में रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाला ही पूछा था तो आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है आप लोगों के। देखिए 1206 से लेकर 1210 के दौरान दिल्ली में किसने शासन किया? ये डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन पूछा गया, समझिए पीजीटी के अंदर में। ठीक है, तो ये ए बी सी डी बताइए यहाँ पर में किसने शासन किया था? अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में यहाँ पर मैं देखिए बताया ना कि 1206 से 1210 तक किसने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जब आप क्वेश्चन करते हो, अगर इस तरह से आप लोग पढ़ोगे और ऐसे क्वेश्चंस करोगे आप लोग सारे के सारे स्टेटमेंट टाइप के, आपको बाकी के क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो आंसर यहां पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा यहां पर में कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने किया था और एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फ्रेंड्स पढ़ाई हो रही है। जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, अनुप्रिया सागर जी बोल रहे 2 महीने से आपकी क्लास देख रही हूँ तभी आंसर सारे सही जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ लव। सो थैंक यू वेरी मच अनुप्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, अब आप लोगों का एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन। अब आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल एकदम कमेंट के अंदर में धुआंधार तरीके से आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा कमेंट में आंसर कर देगा। ठीक है, पोल में बंद कर देता हूं यहाँ पर में, ताकि आप लोग जो है आंसर कमेंट में कर सके। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, गुलाम वंश या इलबरी तुर्क वंश, या फिर इनको जो है आप लोग नॉर्मल भाषा में शुरुआती तुर्क वंश के नाम से भी जानते हो। ठीक है, टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो प्रारंभिक तुर्की शासक जो थे, जिनको गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, उनका पहला शासक था। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? सीटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। इनइक्वालिटी, फ्री ट्रेड, इक्वालिटी, रीजन एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल अच्छे से कर ही सकते हो आप लोग। बताओ लोकतंत्र की मूल विशेषता क्या है? तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जो है आप लोगों का ये इक्वालिटी पे चलता है, इक्वालिटी के ऊपर में समानता। असमानता में लोकतंत्र कैसा? ठीक है, मुक्त व्यापार जो है वो कोई लोकतंत्र की एकदम खास विशेषता नहीं है। व्यापार अलाउड होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस तो उल्टा डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इक्वालिटी, समानता जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का लोकतंत्र की सबसे खास बात है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो समानता लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है एज पर एनसीईआरटी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको कहा जाता है, ये बताना है आप लोगों ने। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसका मतलब क्या होता है? all adults are allowed to vote, all adults are freely allowed to express their views, all adults are allowed to make government, all adults are allowed to vote। ठीक है, देखिए पहला वाला जो है आप लोगों का पहला ड्राइव लिखा हुआ है, सबको जो है वो ड्राइव यहाँ पर में वयस्क मताधिकार का अर्थ है। ठीक है, क्या पर में यहाँ पर में ड्राइव, यहाँ हिंदी का अंदर में थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए फ्रेंड, ड्राइव कि सबको ड्राइव करने का अधिकार है, नहीं, इसका मताधिकार का मतलब ड्राइव से ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट, सभी को
मतदान करने की अनुमति है, वो इसका मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, हिंदी के अंदर में जब आपको पीडीएफ डाली जाएगी ना आपके अंदर में, उसके अंदर में करेक्शन हो जाएगा। उसके अंदर में वो जब स्लाइड बन रही थी उस समय में हो सकता है कि वो डालते समय उसके अंदर में टीम से मिस्टेक हुआ, लेकिन अदरवाइज जो है फ्रेंड्स ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू ड्राइव ये नहीं है, ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट। सभी जो एडल्ट्स है उनको वोट करने का अधिकार है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र कितनी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आ चुका है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय में, ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र कितनी थी और प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में कितनी है, ये ध्यान से समझिए आप लोग फ्रेंड्स। पहले जो है ये उम्र हुआ करती थी 21 साल, मतलब 21 साल के अगर आप होंगे तभी आप वोट कर सकते हो। लेकिन बाद में बीच में 1988 में 1988 के अंदर में 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 61वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 61वें नंबर का, उसके जरिए जो है ये प्रावधान किया गया कि भाई अब 18 साल के जो लोग हैं वो भी वोट दे पाएंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र 18 साल हो गई है अभी। तो पहले 21 थी, अब 18 हो गई। ये वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ था अभी, ठीक है, पिछले एग्जाम के अंदर में। तो आप लोगों को मैं जब ये पढ़ा रहा हूं ना, तो ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी एग्जाम्स में आपको काम आएगा ये। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए आप सभी के सभी लोग, और याद भी रखिए इसको ना फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, खुद से पढ़िए और बताइए। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, और आप लोग देख सकते हो सीटेट की पढ़ाई के साथ साथ में आपकी कितनी सारी एग्जाम्स क्लियर हो जा रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत किस आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मतलब अमीर हो गरीब हो, ठीक है, लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार है। और अभी यहाँ पर मैं ऑब्वियस बात है कि जब क्वेश्चन पूछा तो प्रेजेंट के अंदर में ही पूछता है, तो प्रेजेंट के अनुसार जो अभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसकी आयु 18 वर्ष है। ठीक है, 18 या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। आपको बताना है कि कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है, कौन से राजा ने इसका निर्माण करवाया था? आप बताएंगे कौन से स्टेट के अंदर में है कंदारिया महादेव टेम्पल, ये भी बता दीजिए आप सभी के सभी लोग। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कौन से स्टेट के अंदर में? एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे जहां भी शेयर कर सकते हो, ताकि इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा सके। देखिए अगर मैं कंदारिया महादेव टेम्पल की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में है, और जो चंदेला राजवंश के जो लोग थे, ठीक है, चंदेला राजवंश के राजा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उन राजा का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, उस राजा का नाम था धंगदेव। ठीक है, क्या नाम था उसका? धंगदेव, राजा धंगदेव। ठीक है, इसने निर्माण करवाया था 999 के अंदर में। ठीक है, धंगदेव ने। तो ये आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर में चंदेला राजा जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर में ये मंदिर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है, खजुराहो के मंदिर समूह का हिस्सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में कंदारिया महादेव टेम्पल। ठीक है, अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आया था, ठीक है, एसएससी एमटीएस के अंदर में। ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे सीटेट में आया था 21 जनवरी 2022 को, और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए ये आया था आप लोगों का 14 अगस्त 2019 को। ठीक है, एसएससी एमटीएस के पेपर में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कौन से राजाओं के द्वारा? ठीक है, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। वेरी गुड आसिफ कमाल, बहुत अच्छे से लिख दिया आपने। अंबिका ने भी बहुत अच्छे से लिख दिया है, गुड। तो देखिए कंदारिया महादेव टेम्पल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना, चंदेला जो शासक थे मध्य प्रदेश के अंदर में, इन्होंने बनवाया है। और कब बनाया था, कौन से राजा ने बनाया था, और मध्य प्रदेश में भी कौन से जो है जगह पर है आपका, ये भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, सारा का सारा हमने देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है? ठीक है, देखिए बुद्धिज्म के अंदर में उनकी टीचिंग्स अलग है, लेकिन 3 रत्न बताए हैं गौतम बुद्ध ने कि ये 3 रत्न, तो वो 3 रत्न कौन से बताए हैं? देखिए 3 रत्न जो है ना, अगर आप लोगों ने वो एक फेमस श्लोक है बुद्धिज्म के अंदर में, वो अगर आप लोगों ने सुना हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न है। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 रत्न है। अहिंसा उनकी टीचिंग है, लेकिन वो 3 रत्नों में नहीं है।
ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर सी है। ठीक है, तो 3 रत्न कौन कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये याद रखना है आप लोगों ने। बुद्ध, धम्म और संघ। अहिंसा उनकी उन्होंने बताया है, बट वो 3 रत्नों के अंदर में नहीं आती। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध बनने की कोशिश करनी है, धम्म का पालन करना है, और संघ में रहना है, कम्युनिटी में रहना है। ठीक है, ये इसका मतलब है बेसिकली। ओके, तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी एकदम स्लाइड है आप लोगों की, और पूरा बढ़िया तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे ही कलरफुल तरीके से। और जब आप एकदम हाईलाइटेड इसमें पढ़ते हो ना, तब आपको समझ में आता है, चीजें याद रहती है आप लोगों की, मेमोरी उसको लंबे समय तक याद रख पाती है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं था? एमपी एचएस टेट वर्ग 1 की एग्जाम के अंदर में आया क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन वही से आप लोगों का एनसीईआरटी से ही उठाया गया क्वेश्चन ये। जी शिवेंद्र सत्यार्थी जी, स्वागत है आपका। देखिए, तो अगर इसमें बात करेंगे तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये है आपका। अहिंसा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि उनकी टीचिंग है, 3 रत्नों में से नहीं है ये एक। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड, भीमबेटका गुफा के देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो भीमबेटका गुफा कहां पर में मिलेंगी आप लोगों को? भीमबेटका की जो गुफा है, ये आप लोगों को मिलेंगी मध्य प्रदेश के अंदर में, एमपी के अंदर में मिलेंगी आप लोगों को, मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे पहले ये भीमबेटका की गुफा किसने खोजी थी? ठीक है, वी एस वाकनकर ने। ठीक है, वी एस वाकनकर, इन्होंने ये गुफा खोजी थी। और ये गुफा का महत्व क्या है? आज से करीब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 1 लाख से भी ज्यादा समय पहले लोग जो है वहां पर में वो चित्रकारी किए हुए थे, उन गुफाओं के अंदर में चित्रकारी आप लोगों को मिली है। चित्रकारी मतलब उसके अंदर में चित्र बनाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए उसके अंदर में। ठीक है, तो आंसर जो है इसका हो जाएगा विष्णु वाकनकर। ठीक है, वी एस वाकनकर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। ये इस तरीके की जो है फ्रेंड्स आप लोगों की 500 से भी ज्यादा आप लोगों को ऐसी गुफाएं मिली है, जिसमें ऐसे चित्र बनाए उन लोगों ने, जो देखते थे वो उसका चित्र बना देते थे। भीमबेटका की खोज किसने की थी? एमपीपीसीएस जनरल स्टडीज में पूछा गया क्वेश्चन। अभी आपको बताया ना मैंने कि वाकनकर साहब ने की थी, तो वी एस वाकनकर। तो वाकनकर, ठीक है, वो कई जगह पे डब्ल्यू लिखकर आता है, कई जगह पे वी आता है, वो एग्जामिनर की बात है। ठीक है, तो विष्णुधर वाकनकर या डॉक्टर विष्णु वाकनकर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो 2003 में यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया, क्योंकि ये बहुत अजूबा है। उस समय के लोग जैसे भी बनाते होंगे, ठीक है, बट बनाते तो थे, कम से कम इतनी तो अकल आ गई थी उनको। देखिए, मेगालिथ जो है ब्लैंक को चिन्हित करने के लिए बनाए गए थे। मेगालिथ, मेगालिथ। चलिए, मैंने आपकी जुलाई वाली क्लास की क्लास ली है, और अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। चलिए, भारती मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए आप, और आगे में भी अच्छे से तरक्की करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो मेगालिथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है। मेगालिथ जो है, मेगा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बिग। ठीक है, और लिथ का मतलब होता है पत्थर, पत्थर। ओके, पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थर, इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है फ्रेंड्स रखे जाते थे आसपास में, और बीच में होती थी कबर। ठीक है, बीच में होती थी कबर। इस कबर में मान लीजिए राजू जो है वो मर गया और उसको दफना दिया अपन ने, तो ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, तो इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर में किसी ना किसी की कबर है। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर जो होते थे वो कबर को दर्शाते थे। ठीक है, बरियल साइट को। तो मेगालिथ का मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां पर में कोई जो है बरियल साइट है, वहां पर में कोई कबर है किसी की। तो ये बड़े बड़े पत्थर देखकर हम समझ जाते थे कि हाँ कोई दफन है भाई, यहाँ पर मैं बैठकर जो है वो जो है बातें नहीं करनी है, नहीं तो मुर्दा भी सुनेगा आपकी बातें। ठीक है, तो बरियल साइट, मेगालिथ कहते थे इसको, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर रखे हुए ना, मेगा मतलब बड़े, लिथ्स मतलब पत्थर। ठीक है, तो आज से करीब 3000 साल पहले ये प्रथा थी भारत में। दक्षिण भारत में, दक्कन के इलाके में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कश्मीर के इलाके तक में आपको ये प्रथा देखने के लिए मिलती है। तो दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कश्मीर, ये सब इलाकों के अंदर में ये इसकी प्रथा देखने के लिए मिली है आप लोगों को। एक बार सेशन को जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि हम ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके। देखिए, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा कब की है, कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? अब डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के डाला है क्वेश्चन उसने। देखिए, एसएससी एमटीएस का आप कितने ताकतवर बनते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि आप एक एक क्वेश्चन जब कर रहे हो तो आप लोग कितनी सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अगर ऐसे ही आपको जो है चाहिए, ठीक है, जिंदगी में एक हथियार कि आप
इतने पावरफुल बन जाओ कि कोई ना कोई भी, कितना भी बड़ा कोरोना आ जाए, कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए भाई, कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर निकलेंगी, उसमें आप जो है निकल कर अपने जिंदगी को सफल बना लोगे, सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा जो है फ्रेंड्स कब की है। मैं आप लोगों को पिछली स्लाइड में लेकर चलता हूं, इसको आप लोग पढ़िए और इसको देखकर आप मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। जी, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड, 3000 साल पहले की ये बात है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए वर्ड है चीना वाला और चीना चट्टी। ठीक है, चीना वाला और चीना चट्टी जो केरल के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो ये कहां से इन्फ्लुएंस है। चीना वाला और चीना चट्टी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कौन से देश की उपज होंगी ये। ठीक है, कौन से देश के प्रभाव को दर्शाती है। तो ये पूरा एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों का दिया हुआ है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का पूरा एक वो दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, आप लोगों को फिशिंग नेट जो है आज भी यूज होती है अब केरल के अंदर में, जिसको चीना वाला कहते हैं। तो जनरली ऐसा हम ये मानते हैं कि वो जो चाइना से उस समय में आज से करीब 1500-2000 साल पहले कुछ व्यापारी वगैरह आए होंगे। ठीक है, तो वो फिशिंग नेट को आज भी चीना वाला कहते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो यूटेंसिल फ्राइंग पैन इस्तेमाल करते हैं, वो तवा टाइप का जो होता है ना, वो इस्तेमाल करते हैं, उसको चीना चीना चट्टी कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि चीन से इसका ओरिजिन हुआ इस शब्द का, चीना वाला और चीना चट्टी। ये ये दर्शाता है कि साउथ इंडिया में केरल का और साउथ इंडिया के बाकी हिस्सों का चाइना के साथ में व्यापार होता था। ठीक है, ये इस चीज को दर्शाता है। ये एनसीईआरटी का पूरा आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी है पूरी आप लोगों की केरल के बारे में। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस को दर्शाता है ये, चीनी इन्फ्लुएंस को दर्शाता है कि चाइना के साथ में व्यापार होता था केरल का। ओके, तो ये हो गया आंसर। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन चुने। नस्तलिक स्टाइल इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। नस्तलिक, देखिए नस्तलिक और शिकस्ते ये दोनों के दोनों जो है ये लिखने की स्टाइल है। ठीक है, अरबी भाषा को लिखने की ये स्टाइल है, नस्तलिक और शिकस्ते। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊं फ्रेंड्स एक पूरा का पूरा इसका जो है यहाँ पर में, तो आप देख सकते हो कि लिखावट की विभिन्न शैली है। नस्तालिक जो होती थी वो आप लोगों की धारा प्रवाह है और इसको जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है। वही अगर मैं शिकस्ते की बात करूं तो ये सघन, ठीक है, संक्षिप्त और कठिन होती है, डेंस होती है और इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इतना पास पास में लिख दिया कि पढ़ी, मतलब भाई इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन ये अगर ये इतना पास पास लिख देंगे तो वो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक तरीके का लिखावट की शैली है, ऐसा नहीं कि लोग पढ़ ही नहीं पाते, लेकिन बहुत ज्यादा पास पास लिखा जाता है इसको छोटे में, और इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नस्तलिक जो है ये कर्सू राइटिंग है लेकिन इजी टू रीड है, इजी होती है, कर्सू में है लेकिन इजी टू रीड है। लेकिन शिकस्ते जो है ये बहुत ज्यादा डेंस होती है, बहुत ज्यादा पास पास में लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर में। तो नस्तलिक जो है आप लोगों की डेंस से बोल रहा है, नहीं, वो शिकस्ते जो है ना वो डेंस होती है और ज्यादा डिफिकल्ट होती है पढ़ने के लिए। शिकस्ते, शिकस्त खा लिया आपने। ठीक है, जबकि नस्तलिक जो है ये करसू होती है और इजी टू रीड होती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है, उल्टा से उल्टा दिया, उल्टा पुल्टा है ना। तो आंसर क्या होगा अब आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है अभी। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर कर दिया है। यहाँ पर में आंसर आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों गलत है ये आप लोगों ने देख लिया। नस्तलिक करसू होती है, इजी टू रीड होती है। ठीक है, घुमावदार होती है, पढ़ने में आसान होती है नस्तलिक। लेकिन शिकस्ते की बात करेंगे तो ये डेंस होती है, सघन होती है और पढ़ने में कठिन होती है। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि इसी तरीके से और भी हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मोट की मस्जिद वाज बिल्ड इन द रेन ऑफ। मोट की मस्जिद, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। जल्दी बताइए कि मोट की मस्जिद जो है किसने बनवाई थी, किसके समय में बनी थी। ठीक है, मोट की मस्जिद, शॉर्ट्स बाय गूगल इंजी, भूलते नहीं, हमेशा याद रहता है, आपसे समझने की अलग है। थैंक यू वेरी मच शॉर्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। देखिए अगर मैं मोट की मस्जिद की बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो आप लोगों को ये मस्जिद दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, दिल्ली के अंदर में मोट की मस्जिद जो है ये सिकंदर लोधी के समय काल में बनी थी, उनके मिनिस्टर ने बनाया था, सिकंदर लोधी के, ठीक है, मिनिस्टर ने बनाया था इसको, मोट की मस्जिद। वही अगर मैं बेगमपुरी मस्जिद की बात करूं तो बेगमपुरी मस्जिद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद। तो
आप लोगों से अगर मोट की मस्जिद किसके समय में बनी थी, तो सिकंदर लोधी के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बनी थी बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के, जो एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना है इसके लिए। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है, मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के समय में बनी थी, ठीक है, और उसके बाद में बेगमपुरी मस्जिद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में और एसएससी एमटीएस में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी वजह से पूछा गया है। ठीक है, तो जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर आ गए हैं। तो मोट की मस्जिद का निर्माण जो है फ्रेंड्स किसके समय काल के अंदर में हुआ था, सिकंदर लोधी के समय काल के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके एक मिनिस्टर ने बनवाया था मोट की मस्जिद, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और बेगमपुरी मस्जिद किसके समय में बनी थी, किसने बनवाया था बेगमपुरी मस्जिद, वो आप लोग लिख दोगे, बेगमपुरी मस्जिद के बारे में आप लोग लिख दोगे। ठीक है, चलो शेख नाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया, साथ ही इसमें अपनी रचनाएं भी जोड़ी। तो इनमें से किसने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया, ठीक है, गुरुमुखी में संकलित किया और इसमें अपनी रचनाएं भी जोड़ दी उन्होंने। तो गुरुमुखी लिपि, ठीक है, किसने बनाई थी। गुरुमुखी लिपि मतलब बेसिकली होता है आपका जो पंजाबी भाषा जो है ना उसको लिखने की जो लिपि है, ठीक है, गुरुमुखी लिपि उसको बोलते हैं आप लोग। तो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर जी, किसने बनवाई थी। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि गुरु अंगद जो थे उन्होंने ये बनवाई थी। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। गुरु अंगद जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो है उसकी इजाद किया था, गुरुमुखी स्क्रिप्ट का। ये सेकंड नंबर के गुरु थे, ठीक है, गुरु अंगद, ठीक है, सेकंड गुरु थे गुरु अंगद देव जी। ठीक है, सेकंड नंबर के गुरु थे गुरु नानक जी के बाद में यही बने थे। ठीक है, और ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई थी। इनको प्यार से लेहना भी बोला जाता था, भाई लेहना, लेहना इनका नाम था, और इनको गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना गया। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट, पंजाबी स्क्रिप्ट जब जब देखो तो गुरु अंगद देव जी को याद करना आप लोग कि इन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई थी करके। ठीक है, जब भी पंजाबी लिपि कहीं पे भी देखो लिखी हुई तो समझ जाना गुरु अंगद देव जी को आप लोगों ने याद करना है, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का था जो कि डी ट्रिपल एस बी जेईई में आया और एसएससी सीपीओ में भी आया। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का विचार किस सिख गुरु ने दिया, गुरुमुखी लिपि का। आप लोग आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। गुरुमुखी लिपि, अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया इसका। ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे इसमें। मैं आप लोगों से दो तीन क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि देहलीवाल किसको कहा जाता था, देहलीवाल किसको कहा जाता था, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे, देहलीवाल मतलब क्या था। ठीक है, ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा बता दीजिएगा कि दिल्ली पहली बार राजधानी किसके समय में बनी थी, दिल्ली, ठीक है, कैपिटल बनी थी किसके समय में पहली बार, कौन से राजपूत थे जिनके समय में दिल्ली पहली बार कैपिटल बनी थी, फर्स्ट टाइम। ओके, ये आप लोग मुझे बता दोगे। मैंने आज आप लोगों को बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहला वाला बता देता हूँ, 1206 से लेकर कब तक था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कब से कब तक था इसका शासन। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो अच्छे से इसका आंसर कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे बता देंगे कि कंदारिया महादेव टेम्पल कौन से वाले राज्य में है, कंदारिया, कंदारिया, ठीक है, महादेव, महादेव टेम्पल कौन से राज्य में है, महादेव टेम्पल, स्टेट बता दीजिएगा आप लोग, और कौन से राजवंश ने इसको बनाया है। ठीक है, कौन से राजवंश था, कौन सी डायनेस्टी थी जिसके समय में बना था, वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा आप सभी लोग, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस जो है वो मिलते रहे सभी के सभी लोगों को। और साथ ही साथ जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां पर में शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, और अभी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की सीडीपी की क्लास है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए सीडीपी के लिए भी, आप लोग वहां पर मैं क्लास कर सकते हो सीडीपी की क्लास आप लोगों की, ताकि आप लोगों का सीडीपी भी एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। बस इसके बाद में, ठीक है, 1 मिनट के अंदर में आप लोगों की सीडीपी की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है।
ओके चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।